रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यह क्लास 10th के चैप्टर केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। तो हमें क्या पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत, चैप्टर के अंतर्गत? रासायनिक अभिक्रियाएं। आज बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे यौगिक का निर्माण हो चुका है। तो उनके निर्माण में जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बनाता है। कार्बन अगर O2 से अभिक्रिया करे तो CO2 बनाता है। H2 अगर O से अभिक्रिया करे तो H2O बनाता है। तो इस अभिक्रिया को बनने में, इस अभिक्रिया को संपन्न होने में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कुछ ना कुछ अभिक्रिया होगा, तब तो जाके कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा। H2 और O के बीच कुछ ना कुछ अभिक्रिया हुआ होगा, तब तो जाके H2O बना। तो आज दुनिया में करोड़ों से ज़्यादा यौगिक बन चुके हैं, तो उनको बनने में कुछ ना कुछ अभिक्रियाएं हमेशा होती रहती है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या दिया गया है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिएगा, बोल रहे हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले जैसे या किसी अन्य पदार्थ के से अभिक्रिया करके, तो यहाँ पे H2 और O दोनों आपस में अभिक्रिया करके H2O बनाया, भिन्न पदार्थ बनाया कि ना। यहाँ पे H2 की बात कीजिएगा तो हाइड्रोजन का अवस्था गैसीयस होता है, ऑक्सीजन का भी अवस्था गैसीयस होता है, और दोनों ने जो मिलके बनाया जल, उसका जो अवस्था होती है स्टेट, वो द्रव अवस्था होता है। तो यहाँ पे देखिएगा H2 और O दोनों मिलके बनाया H2O, लेकिन इनका गुण जो H2 और O के गुण होगा उससे बिल्कुल अलग होगा। H2O का गुण, H2 गैस है, O गैस है, जबकि हमारा H2O एक द्रव है। तो मिलकर तो बनाया, लेकिन इसका गुण इसके गुण से बिल्कुल अलग होगा। तो यहाँ पे दो ने मिलके एक बनाया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ने मिलके एक CO2 बनाया। तो बोल रहा है कि जब कोई दो मिलकर बनाए या कोई एक टूट के अलग बना दे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म कीजिएगा तो दो पार्ट में टूटता है, CaO में और CO2 में। तो यहाँ पे दो ने मिलकर एक बनाया और यहाँ पे एक ने टूट गया दो में, तो इसी को क्या बोलेंगे? एक अभिक्रिया है ये, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो बोल रहा है कि एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि H2 हाइड्रोजन और Cl2 आपस में अभिक्रिया करके HCl बनाता है। तो यहाँ पे देखिएगा दो ने मिल के H2 और Cl2 दो मिलकर एक बनाए। तो और यहाँ पे देखिएगा एक और दिया गया एग्जाम्पल में CaCO3, यहाँ पे एक ने दो मिलके टूटा, एक कैल्शियम कार्बोनेट अकेला टूटा CaO में और CO2 में। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं, CaO को कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना कहते हैं, और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब देखिएगा, अब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे एक डिफिनेशन दिया गया है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, जैसे यहाँ पे H2 और O इस दोनों ने भाग लिया, और जब भाग लिया तो भाग लेने के बाद एक फल तैयार किए जिनका नाम हुआ H2O। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसको बोलते हैं अभिकारक, और इनसे जो पदार्थ बने उसको कहते हैं प्रतिफल। तो यहाँ पे H2 और O को हम बोलेंगे अभिकारक, क्योंकि इस दोनों ने भाग लिया हुआ है और दोनों ने मिलकर एक फल तैयार किया, जिस फल का नाम पड़ गया प्रतिफल। तो हम प्रतिफल का परिभाषा क्या देंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले उसको कहेंगे अभिकारक, और अभिकारक से निर्मित पदार्थ, अभिकारक से निर्मित पदार्थ को हम प्रतिफल कहेंगे। सबसे अच्छा परिभाषा हो गया। तो यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जिनसे निर्मित पदार्थ को हम प्रतिफल कहते हैं। तो जैसे H2 और Cl2 है, तो H2 और Cl2 आपस में भाग करके HCl बनाए, तो H2 और Cl2 यहाँ पे अभिकारक होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? अभिकारक होंगे। और हमारा HCl क्या होगा? प्रतिफल होगा। दोनों ने मिलकर एक फल तैयार किया जिसका नाम दिया हम लोग प्रतिफल। यहाँ पे देख लीजिए, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़े तो दो पार्ट में टूटा, CaO में और CO2 में। तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को जिसने भाग लिया तो भाग कौन लिया? कैल्शियम कार्बोनेट, और बना क्या? तो CaO और CO2। तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को अभिकारक कहेंगे, और इनसे जो बना उसको क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे।
अगर CaCO3 को गर्म किया जाए तो 2 पार्ट में टूटता है, CaO में और CO2 में। तो जो भाग लिया उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे अभिकारक कौन होगा? अभिकारक होगा CaCO3। और फल क्या मिला? जो फल मिले उसको प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ पे प्रतिफल मिला वो है CaO और CO2। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसको अभिकारक कहते हैं, और अभिकारक जो पदार्थ को बनाए उसको प्रतिफल कहते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है, या रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता पे आते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में जितने भी सारे यौगिक बनते हैं, जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, तो क्या टूटा होगा? यहाँ पे 2 ने मिलके 1 बनाया, यानी 1 टूट गया 2 में। तो जितने भी सारे अभिक्रियाएं होती हैं, क्या सारी अभिक्रिया एक जैसी होती है? ऐसा नहीं होता है। कुछ अभिक्रिया में गैस निकलेगा, अभिक्रिया होगी तो बाद में कुछ गैस निकल जाएगा। कुछ अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा पदार्थ होगा जो बाद में बाहर निकल जाएगा ठोस के रूप में, उसी को अवक्षेप बोलते हैं। अवक्षेप का मतलब समझ गए आप लोग, कि अभिक्रिया होगा और अभिक्रिया में कुछ ऐसा पदार्थ होगा जो कि बाहर निकल जाएगा अभिक्रिया के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? अवक्षेप। तो अभिक्रिया की विशेषता क्या जानेंगे हम लोग? कुछ अभिक्रिया में गैस निकलता है, तो कुछ अभिक्रिया में अवक्षेप होता है, तो कुछ अभिक्रिया में क्या होगा आगे बताते हैं। कुछ अभिक्रिया में रंग परिवर्तन होगा, मतलब अभिक्रिया से पहले कुछ और रंग होगा, और जब उसमें किसी पदार्थ को मिला दीजिएगा तो उसका रंग कुछ और बदल जाएगा, तो बोलेंगे उसका रंग परिवर्तन हो गया। कुछ अभिक्रिया के ताप में परिवर्तन होता है, मतलब अभिक्रिया से पहले कुछ और तापमान था, कुछ और उसमें मिला दिए तो ताप में परिवर्तन हो गया। तो अब देखिएगा ताप में परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पे कुछ और दे रहा है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था 3 ही होता है, किसी भी पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, या तो ठोस में होगा, या तो द्रव में होगा, या तो गैस में होगा। तो बोल रहा है कि अवस्था परिवर्तन होगा, मतलब अभिक्रिया हुआ तो शायद वो ठोस में हो और अभिक्रिया के बाद द्रव में हो जाए, चाहे अभिक्रिया हो तो द्रव में हो और अभिक्रिया के बाद गैस में हो जाए, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि उसका अवस्था परिवर्तन हो गया। वो तत्व था कुछ और अभिक्रिया के बाद कुछ और हो गया। तो ताप में परिवर्तन समझ गए, रंग में परिवर्तन। चलिए इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पहला क्या था? पहला है गैस की उत्पत्ति, मतलब अभिक्रिया होगा और बाद में कुछ गैस निकलेगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि गैस की उत्पत्ति हुई। तो बोल रहा है कि आपके एग्जाम्पल में गैस की उत्पत्ति के एग्जाम्पल में देखिएगा यहाँ पे कि दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे अभिक्रिया लिखते हैं जस्ता मतलब Zn की अभिक्रिया तनु। तो तनु का मतलब क्या होता है? तनु HCl, एक तनु होता है और एक सांद्र होता है। तो तनु का मतलब होता है जिसमें जल की अत्यधिक मात्रा हो। हम तनु का मतलब क्या समझेंगे? कि जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो, जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो उसको क्या बोलेंगे? तनु। और सांद्र किसको बोलते हैं? जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो उसको सांद्र बोलेंगे। तो बोल रहा है क्या कि जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जब हम Zn की अभिक्रिया HCl से कराएं या इसी Zn की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4 से कराएं, तो बोल रहा है क्या कि हमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे ZnCl2 और H2 गैस बाहर निकल जाएगा। यह अभिक्रिया कैसे होगा हम आपको आगे टॉपिक में बताएंगे। यहाँ पे क्या होगा? बनेगा ZnSO4 और H2 गैस बाहर निकल जाएगा। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जब जिंक की अभिक्रिया HCl से कराई जाती है तो कौन सा गैस बाहर निकलता है? यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत अच्छा बन चुका कि जब जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से कराएं या HCl से कराएं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो यहाँ पे हो गया, बोल रहा है कि गैस की उत्पत्ति, तो गैस उत्पन्न हुआ, उस गैस का नाम क्या दिए हम लोग? हाइड्रोजन गैस। दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रहा है कि एक परख नली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। अब मान लीजिए कोई परख नली लीजिए, ये लैब की चीज़ है और उसमें सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होगा Na2CO3। बोला है कि एक परख नली में सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
इसमें क्या करते हैं कि तनु HCl को डालते हैं तो बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो पहले यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलिए अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस CO2 गैस बाहर निकलेगा। ऐसे जब तीर चिन्ह दिखाएंगे तो ये चिन्ह दिखाता है कि कोई गैस बाहर निकल रहा है। तो हम लोग समझ गए गैस की उत्पत्ति। यहाँ पे दो अभिक्रिया देखें, एक जब जिंक की अभिक्रिया हम HCl से कराएं, या जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से, जिंक को जस्ता कहते हैं, या जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से कराएं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। जब सोडियम कार्बोनेट की परख नली में हम HCl को डाल दिए तो CO2 गैस बाहर निकलता है। तो कुछ अभिक्रिया में गैस बाहर निकला। अब चलते हैं, कुछ अभिक्रिया ऐसा होगा जिसमें कुछ अवक्षेप बनेगा। तो यहाँ से आप याद रखिएगा 2 पॉइंट, अभिक्रिया दे देगा ये दोनों और पूछेगा से कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑप्शन A B C D करके दे देगा। आगे चलते हैं, बोल रहा है अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप का मतलब होता है कि अभिक्रिया होगी और उसमें कुछ ठोस पदार्थ निकल जाएगा। अभिक्रिया से पहले कुछ ऐसा पदार्थ जो अवक्षेप के रूप में निकल जाएगा। अवक्षेप का मतलब होता है कि जो अभिक्रिया संपन्न हो और उसमें पूरा मिला नहीं हो, कुछ ठोस के रूप में बाहर निकल जाएगा, उसी को अवक्षेप बोलते हैं। तो बोल रहा है क्या कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट, तो हम अभिक्रिया लिखते हैं सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 को डालने पर, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही, सिल्वर क्लोराइड मतलब क्या, AgCl का अवक्षेप मिलता है। यही AgCl है जो आपको ठोस के रूप में बाहर निकल जाएगा। अवक्षेप के रूप में दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अब आपसे सवाल पूछेगा कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में AgNO3 को डालेंगे तो किसका अवक्षेप मिलता है। तो अब याद रखिएगा अवक्षेप मिलता है तो AgCl का मिलता है। कहीं पूछ दे कि अवक्षेप किसका मिलेगा, AgCl का या AgBr का, Ag कार्बोनेट का, तो अवक्षेप मिलता है हमें AgCl का मिलता है। एक और एग्जांपल दिया है कि बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डालें तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला होगा BaCl2 के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 डाल दीजिएगा तो अभिक्रिया में बनेगा BaSO4 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4 का क्या होगा, BaSO4 प्लस B, देखिएगा तो बोल रहा है कि इसमें डालने पे बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिलेगा। तो पूछेगा कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर आप H2SO4 को डालिएगा तो क्या बनेगा, तो अब जवाब दीजिएगा कि इसमें अवक्षेप प्राप्त होता है और वह अवक्षेप बेरियम के सल्फेट का होता है। तो आप लोग समझ गए कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता में कुछ अभिक्रिया ऐसे होंगे जिनमें गैस निकलेगा, कुछ अभिक्रिया ऐसे होंगे जिनमें अवक्षेप प्राप्त होगा। अब चलते हैं आगे स्टेप में, कुछ अभिक्रिया ऐसा होगा जिसमें रंग में परिवर्तन होगा। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं, रंग में कैसे परिवर्तन होगा इसके बारे में हम देखते हैं कि अभिक्रिया हो तो रंग में कैसे परिवर्तन हो। अब हम इसके बारे में समझते हैं। बोल रहा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के तो रंग में परिवर्तन देखना है हमें। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होंगे जिनके रंग में परिवर्तन होगा। पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का बैगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसका कोई जलीय विलयन होगा बैगनी कलर का, अगर इस बैगनी कलर में अगर आप नींबू का रस डाल देंगे तो इसका बैगनी कलर गायब हो जाएगा। तो रंग में परिवर्तन हो गया, मतलब गायब कैसे हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट ने क्या किया, नींबू के रस में तो कोई अम्ल होगा, अब उस नींबू के रस के अम्ल से अभिक्रिया करके अपना रंग को गायब कर दिया। एक और एग्जाम्पल दिया गया है पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7, बोले पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, यदि इसमें SO2 गैस प्रवाहित कर दीजिएगा तो विलयन का रंग नारंगी से हरा हो जाता है। देखिए K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन का नारंगी होता है। अब यहाँ से सवाल क्या पूछेगा कि K2Cr2O7 का पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन का रंग कैसा होगा। एक नंबर का सवाल यहाँ से पूछेगा कि अम्लीय विलयन का रंग कैसा होगा। तो आप याद रखेंगे इसके अम्लीय विलयन का रंग जो होगा वो नारंगी होगा।
और इसमें जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस डाल दीजिएगा तो वो नारंगी से कहाँ बदल जाएगा, नारंगी से हरा कलर का हो जाएगा। तो आप ये दो एग्जाम्पल समझ गए। आप पीछे देखे थे क्या कि गैस निकलेगा और छेद प्राप्त होगा, रंग में परिवर्तन होगा। अब आगे चलते हैं, ताप में परिवर्तन, मतलब अभिक्रिया से पहले कुछ और तापमान था और अभिक्रिया हुआ तो कुछ और तापमान हो गया। तो हम इसको बोलते हैं कि तापमान में परिवर्तन हो गया। टेम्परेचर बढ़ा घटा, तापमान बढ़ा घटा, मतलब तापमान में परिवर्तन हुआ। तो चलिए इस टॉपिक पे बोल रहा है कि अब मान लीजिए कि तापमान में परिवर्तन कैसे हो रहा, कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। जैसे यदि कली चूना मतलब CaO, कली चूना को बोलते हैं CaO में COO के ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। अगर इस CaO पर अगर आप जल मिला दीजिएगा तो हमको उष्मा उत्पन्न होता है। तो मतलब कि जल से अभी तो जल कैसे टूटता है, H+ में और OH- में, तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ से उष्मा उत्पन्न होती है। बोल रहा है क्या कि उष्मा बाहर निकलेगा। तो उष्मा क्या होता है, तो उष्मा तो एक तरह की गर्मी होती है। तो बोल रहा है क्या यहाँ पे कि जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है, जिससे अभिक्रिया का मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है। देखिए ताप बढ़ा कि ना, जल को जब ही डालें उसका तापमान बढ़ गया। कभी अब क्या कीजिएगा कि चूना को लाके अगर आप उसको जल में डालेंगे तो देखिएगा बुलबुला के साथ गैस निकलता है, मतलब उसका तापमान होता है, तापमान बढ़ता है घटता है बुलबुला के साथ। तो ये बोल रहा है कि अभिक्रिया का तापमान बढ़ गया और उष्मा बाहर निकला, तो बोला जिससे अभिक्रिया उष्माक्षेपी होती है। तो अब हम समझते हैं कि उष्माक्षेपी क्या होती है और उष्मा शोषी क्या होती है। तो चलिएगा उष्माक्षेपी के बारे में हमें बात करना है। उष्माक्षेपी, देखिए उष्मा मतलब क्या होता है, तो उष्मा मतलब होगा गर्मी, और क्षेपी मतलब क्या होता है, छोड़ता है। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकले उसको बोलेंगे उष्माक्षेपी। जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा बाहर निकले उसको बोलेंगे उष्माक्षेपी, और जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा को अवशोषित करे उसको बोलेंगे उष्माशोषी। उसने देखिएगा उष्माशोषी, ठीक उल्टा है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है ये, उष्मा शोषी। तो उष्मा मतलब क्या होगा, गर्मी, और शोषी मतलब क्या होगा, जो शोषण करे। तो जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा बाहर निकले उसमें को बोलेंगे उष्माक्षेपी, और जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का शोषण हो उसको बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो बोलेगा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड के ढेले पर जब जल को डालेंगे तो हमें उष्माक्षेपी अभिक्रिया मिलेगा कि उष्माशोषी मिलेगा। तो याद रखिएगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड के कली चूना पर जब जल को डालिएगा तो उष्मा उत्पन्न होती है, और जिसमें उष्मा उत्पन्न हो उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी, और जो उष्मा को शोषित करे उसको बोलते हैं उष्माशोषी। तो आप ये भी समझ गए कि ताप में परिवर्तन। अब होता है अवस्था में परिवर्तन। तो आप क्या समझते हैं, अवस्था तीन तरह का ही होता है। अवस्था तीन तरह का ही होता है। अवस्था तीन तरह का होगा, या तो वो ठोस होगा, या तो वो ठोस होगा, या तो वो द्रव होगा, या तो वो गैस होगा। पदार्थ की यही तीन अवस्था होते हैं, या तो वो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस होगा। तो बोल क्या रहा है कि अवस्था में परिवर्तन, मतलब टॉपिक को समझिएगा, अवस्था परिवर्तन हुआ मतलब हो सकता है कि अभिक्रिया ठोस में हो और बाद में द्रव में हो जाए, या यह हो सकता है कि अभिक्रिया द्रव में हो या गैस में हो जाए, या तीनों के तीनों बदल जाए। तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या बोल रहा है कि मोमबत्ती को जलाने पर, यहाँ से देखिएगा, मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है। मोमबत्ती क्या होता है, मोम ठोस होता है, मतलब बत्ती के चारों ओर मोम लपेटा होता है, इसी को बोलते हैं मोम का बत्ती। मतलब बत्ती के चारों ओर मोम का लिपटना क्या कहलाएगा, मोमबत्ती। तो मोमबत्ती तो ठोस होता है, जब आप उसको आग जलाइएगा तो आग के गर्मी से देखिएगा जहाँ पे आग जलेगा वहाँ से पिघल के गिरता है। तो मोम तो ठोस हुआ और उसमें से गिरा क्या, द्रव। तो अवस्था बदला कि ना, अवस्था तो बिल्कुल बदल गया। मोम हमारा मिला ठोस में, जब उसको आग लगाएं तो वो हो गया द्रव में, मतलब उसकी अवस्था बदल गई। तो बोल रहा है मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है, क्योंकि जब जलाइएगा तो गर्मी से वो पिघल के नीचे गिरता है, और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित होकर जलता है, और कुछ भाग बत्ती के साथ धुआं बन के ऊपर उड़ता हुआ चला जाएगा। अतः मोमबत्ती के जलाने पर ठोस मोम
द्रव और गैस में परिवर्तित होता है, मतलब पदार्थ की अवस्था भी बदल गई। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे, ध्यान से देखिएगा एक बार, हम फिर से रिविजन करवा देते हैं। क्या समझे हम लोग, पहले समझे रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जबकि पदार्थ एक या एक से अधिक आपस में मिलकर कुछ यौगिक का निर्माण करें। अब जिस अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले उसको अभिकारक कहते हैं, और जो बनाए उसको प्रतिफल कहते हैं। देखिएगा, और रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषता है कि कुछ अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है। तो गैस की उत्पत्ति क्या था कि जब जेड है, यहाँ पे बताया था आपको गैस की उत्पत्ति, कुछ अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे जिंक की अभिक्रिया HCl से कराए या जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से कराए तो H2 गैस बाहर निकलता है। सेम एग्जाम्पल था Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से कराइएगा तो CO2 गैस बाहर निकलेगा। कुछ अभिक्रिया में अवक्षेप मिलता है, मतलब कुछ अभिक्रिया होगा और उसमें कुछ ठोस के रूप में जमा हो जाएगा, उसको अवक्षेप बोलते हैं। तो उसका भी था कि बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में आप तनु H2SO4 को जब डालेंगे तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिलेगा। कुछ अभिक्रिया के रंग में परिवर्तन होता है, जैसे ये भी देख लीजिए कि रंग में कैसे परिवर्तन होगा। तो आपको ये भी बताए थे कि पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के विलयन बैगनी होता है, उसमें नींबू का रस डालिएगा, बैगनी का उसका रंग बदल जाएगा, मतलब रंग में परिवर्तन होगा। ताप में परिवर्तन, तो जैसे था कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO कि अगर इसके जलिए इसमें अगर H2O को डालिएगा तो इसमें भी चेंजिंग हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे क्या कि यह इसके ताप में परिवर्तन हुआ। अब जिस अभिक्रिया के अब ताप में परिवर्तन होगा तो या तो ऊष्मा को ग्रहण करेगा या तो ऊष्मा को छोड़ेगा, या तो ऊष्मा को ग्रहण करेगा पकड़ के रखेगा या तो बाहर जाने देगा। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा को घेर के रखे, शोषित करे, सोखे, उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ तक तो हो चुका, आप लोग समझ गए। अब चलते हैं क्या हम लोग, अब चलते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण के बारे में हमें समझना है। देखिए, रासायनिक है और समीकरण है। अगर हम बात करें मैथ के समीकरण का, तो मैथ में समीकरण कैसे होता है, मैथ में होगा मान लीजिए कि 2x + y होगा और बराबर में 5 होगा। ये 5 हो तो 0 हो तो कुछ भी हो सकता है राइट साइड में। तो सेम वैसा ही होगा रासायनिक समीकरण में। क्या होगा, इधर जो हो मतलब बाएं साइड में जो हो इसके जगह पे कोई तत्व होगा, जैसे मान लीजिए कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, इसके जगह पे कोई तत्व आ गया। बराबर की जगह पर तिरछीन होगा, बराबर की जगह पे तिरछीन लगा। और जो दाएं साइड में हो तो वहां पे क्या होगा, तो ये दोनों जो मिल के बनाए वही होगा दाएं साइड में। अगर हम लिख दें कि कार्बन C+O2 की अभिक्रिया हो, अगर हम यहाँ पे दिखा दें, या अगर हम यहाँ पे दिखा दें कि C+O2 की अभिक्रिया हो और H बन गया, लिख दें कि C+O2 की अभिक्रिया हो और हमें HCO2 मिला, तो यह अभिक्रिया गलत होगा, क्योंकि यहाँ जो होगा वही इधर बनाएगा। तो यहाँ पे कुछ गलती से लिखा गया है, तो यहाँ पे तो H है नहीं, तो जब इधर H है नहीं तो यहाँ से H कहाँ से बन जाएगा, तो अभिक्रिया ही गलत होगा। तो सेम मैथ के समीकरण से कंपेयर करके देखिए, जो बाएं साइड में होगा उसके जगह पे कोई तत्व होगा, कोई भी हो सकता है, बराबर का जगह तिरछीन लेगा। और जो दाएं साइड में होगा तो ये दोनों जो मिल के बनाएगा वही जो फल होगा उसी को तो बोलते हैं प्रतिफल, तो H2O होगा। अब क्या, अब हम मान लीजिए कि कार्बन अभिक्रिया करें तो हम कार्बन का नाम तो नहीं ना लिखते हैं कि कार्बन + 2 ऑक्सीजन है तो लिखेंगे डाइऑक्सीजन, ऐसा तो हम नहीं ना लिखते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखते हैं कैसे, हम उसको व्यक्त करते हैं उनके संकेत और सूत्र के माध्यम से। तो हम कार्बन के लिए संकेत C का इस्तेमाल कर देंगे, ऑक्सीजन के लिए संकेत O का इस्तेमाल कर देंगे, अगर 2 को है तो नीचे 2 दे देंगे। देखिए, ऑक्सीजन के लिए O, अगर 2 हो तो नीचे 2 तो बोलेंगे डाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए O अगर नीचे 3 हो तो बोलेंगे ट्राई ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन O हो तो बोलेंगे सीधे ऑक्सीजन, मतलब कोई नहीं तो मोनो ऑक्सीजन बोलते हैं या ऑक्सीजन बोलिए। अगर ऑक्सीजन के लिए O अगर संख्या 4 हो तो बोलेंगे टेट्रा ऑक्सीजन। तो सबसे पहले देखेंगे कि रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्या होगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो यहाँ पे भाग कॉमन लिया H2 और O, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों, तो हम H के संकेत लिए, O का संकेत लिए,
की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण बड़े से नाम कार्बन के लिए सी के, कार्बन के लिए कार्बन ना लिख के हम सी का इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन ना लिख के हम ओ का इस्तेमाल करेंगे। अभिक्रिया का छोटा सा रूप क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। यहाँ से आपका रासायनिक समीकरण की एक बहुत अच्छा सा परिभाषा हो गया। क्या बोल रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसको अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों के माध्यम से अभिक्रिया का छोटा रूप रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हम हाइड्रोजन का छोटा रूप संकेत H ले लिए, ऑक्सीजन के उतने बड़े से नाम का छोटा संकेत O ले लिए, दोनों ने मिल के H2O का निर्माण किया, तो ये रहा हमारा जल। तो इसी को बोलेंगे एक रासायनिक समीकरण। मैथ के समीकरण से कंपेयर कर लीजिए, बाएं साइड में कुछ होता है मैथ के समीकरण में, जैसे लिख दें जो समझिएगा आप लोग। अब आइएगा कि हम रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या क्या हैं, रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं। चलिएगा, तो बोल रहा है कि अभिक्रिया के अभिकार को, अभी टॉपिक हो गया रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, तो क्या क्या नियम दे सकता है, तो आप एक बार खुद समझ के देख लीजिए क्या क्या नियम हो सकता है। तो बोल रहा है कि अभिक्रिया के अभिकार को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। मतलब ये समीकरण हो गया, तो इस साइड को बोलेंगे बाएं साइड, मतलब LHA से, और इस साइड को बोलेंगे दाएं साइड। तो जो अभिक्रिया में भाग ले, भाग कौन लेता है? अभिकारक, उसको लिखेंगे बाएं साइड। मतलब मान लीजिए कोई अभिक्रिया हुआ H2 + Cl2, तो हम लिखेंगे H2 + Cl2 को बायां साइड। तो ये हमारा होगा अभिकारक, क्योंकि इसने भाग लिया। अब ये दोनों जो फल तैयार करेगा उसको लिखेंगे दाएं साइड। तो बोल रहा है कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है, मतलब दोनों के बीच एक प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है? अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेत या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के दाईं ओर, तो जो फल होगा प्रतिफल को दाईं ओर लिखेंगे, तो फल हमको HCl मिला, तो ये प्रतिफल था, तो ये प्रतिफल है, तो अब हम इसको लिखेंगे दाईं ओर। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। दाईं ओर लिखा जाता है। प्रतिफलों के सूत्रों के प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन प्लस चिन्ह दिया जाता है। तो प्रतिफल के सूत्र जो होगा उसके बीच में मध्य धन का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे। अभिकार को और प्रतिफलों को तीर चिन्ह द्वारा दिखाते हैं। ये अभिकारक हुआ पूरा या प्रतिफल हुआ, इन दोनों के बीच में बॉर्डर को हिस्सा बांटेगा कौन? तीर चिन्ह। तो हम तीर चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। हो तो गया। और तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ होती है। अगर अब हम दे दें कि A + B से तीर चिन्ह यहाँ है, तो दिखाएगा कि A + B से अभिक्रिया हो रही है C + D की तरफ। अगर हम दे दें P + Q और तीर चिन्ह को ऐसे मोड़ दें, यहाँ लिख दें R + S, इसका मतलब ये होगा कि R + S ने अभिक्रिया करके, तो अभिक्रिया इस साइड से हो रही है, इस साइड से, क्योंकि तीर चिन्ह हमारा इधर घुमा हुआ है। तो यहाँ पे A + B क्या होंगे? A + B अभिकारक होंगे। C + D क्या होंगे? C + D प्रतिफल होंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तीर चिन्ह से दिखाते हैं। अभिकारक और प्रतिफल के बीच के बाउंड्री को कौन बांटेगा? तो बाउंड्री को तीर चिन्ह बांटेगा। अभिक्रिया किसको, अभिकारक किसको कहेंगे? जो अभिक्रिया में भाग ले। प्रतिफल किसको कहेंगे? जो प्रोडक्ट को बनाए उसको प्रतिफल, जो फल तैयार करे उसको प्रतिफल कहते हैं। दोनों के बीच में तीर चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक अब हम टॉपिक समझ गए। अगर आप लोग यहाँ तक समझे हैं तो हम इस टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं, वहाँ से लेकर के रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा से लेकर के रासायनिक समीकरण लिखने के नियम तक ले, 5 नियम, 4-5 नियम हो गए। यहाँ तक हम आप लोगों के लिए सुंदर सा ऑब्जेक्टिव सवाल सेट करके रखे हुए हैं। इसे बना लीजिएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो में इस पर से आगे बढ़ेंगे और सारे सवालों का डील करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा आपका वर्ग 10 का रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण। देखिएगा, आप जहाँ से पढ़ें वहाँ से लेकर आज का क्लास तक जहाँ तक हुआ है वहाँ तक ये सारे ऑब्जेक्टिव सवाल जितना हो सकते थे एक चैप्टर पे, हम उतना बना के आपके सामने रख चुके हैं। आप इसे बना के हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर के लिए कमेंट कर दीजिएगा, और फिर हम अगले जब वीडियो शुरू करेंगे तो हम वहाँ पे इसका सारे आंसर को डील करेंगे। मात्र इसमें कितना हुआ? 18 सवाल हैं। इसको बना के कमेंट कर दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सारे विषयों का वीडियो देंगे टॉपिक वाइज। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।
इसी विचार के साथ मैं अविनाश कुमार आप सबों से विदा लेते हैं। तब तक देखते रहिए कंपटीशन केमिस्ट्री अविनाश सर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। लव यू दोस्तों।